इसी तरह से इम्पैक्ट ऑन एक्सपोर्ट्स पर देखते हैं। अगर PKR वीकर होता है और PKR स्ट्रांग होता है तो उसका एक्सपोर्ट्स पे क्या इम्पैक्ट है, ये हमारे डिसाइड करिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इलास्टिक पे इनइलास्टिक पहले बोलता था, इनइलास्टिक है तो कह दो कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा या कम ही फर्क पड़ेगा। अगर आपकी करेंसी वीक हो गई तो दूसरों के लिए आपका माल चीप है लेकिन फिर भी वो ज़्यादा नहीं खरीद रहे, तो ओवरऑल आपके पास पहले PKR जितने आते थे ना अब उससे भी कम आ रहे हैं, क्योंकि लोग पहले अगर आपका माल आप एक्सपोर्ट करते थे $100 का माल जो कि आपकी करेंसी हर डॉलर के बदले 200 रुपये कन्वर्ट होती थी, अब आपकी करेंसी वीकर हो गई है, ठीक है, $100 के बदले 300 सॉरी ऊपर, अब आपकी करेंसी $1 के बदले 200 पहले थी, उससे वीक हो के $1 के बदले अब 300 हो गई है, ठीक है, 200 की जगह 300 हो गई है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो जाएंगी, लोगों को कम डॉलर पे पड़ी अब चीज़, लोगों को शायद $67 पे वो माल मिल जाएगा। तो कल तक आपके मुल्क में $100 आ रहे थे, अब आपके मुल्क में सिर्फ $67 आ रहे हैं। क्लियर हुई? तो दैट्स द डिफरेंस। लाइक क्योंकि लोग इनइलास्टिक है, उनको सस्ता पड़ रहा है तो क्या हुआ, वो ज़्यादा नहीं मंगवा रहे। सही है? पहले लोग जो है 20,000 का माल मंगवा रहे थे जो कि उनको $100 का पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि पहले $1 200 का होता था तो 20,000 का माल $100 में मिल जाता था, अब $1 है 300 का, तो 3 ये आप ये कर लो, 200 डिवाइड बाई 3 कितना होता है 6.6, वही 66 पॉइंट, तो ये $66.6 का पड़ा, ठीक है ना। तो पहले $100 की जो चीज़ थी एट द रेट $100 में आता था ना 200 के रेट से, अब वो आपको 66.6 या 67 कह लो, $67 में वो माल बिक रहा है। तो लोगों को सस्ता पड़ा तो कम से कम पिछले जितना ही मंगवा ले, $100 जितना ही मंगवा ले, वो उतना भी नहीं मंगवा रहे, उनको जितना चाहिए था बस उतना ही। सही? तो दिस वे, और ये तो मैं परफेक्टली इनइलास्टिक बोल रहा हूँ, मतलब अगर वो $100 का मिल रहा था लोगों को, तो लेट सपोज वो मंगवा रहे 20 यूनिट्स, अब $67 का मिल रहा है, तब भी 20 ही यूनिट्स मंगवा रहे हैं, ये वो मिसाल है, ठीक है। तो दिस इज परफेक्टली इनइलास्टिक, वॉट एवर द चेंज इन प्राइस देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। तो परफेक्टली इनइलास्टिक भी इलास्टिक की मिसाल है, लेस देन 1 ही होती है। तो अगर आपकी करेंसी वीक होती है तो इसका आपको ओवरऑल एक्सपोर्ट्स पे क्या फ़र्क पड़ता है, आपकी ओवरऑल एक्सपोर्ट्स रेवेन्यू जो है, आपका एक्सपोर्ट रेवेन्यू गिरता है इससे, फॉल्स, ठीक है। आपकी करेंसी स्ट्रांग हो जाती है अगर, तो आपका एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ जाता है, राइजेस। क्यों? अगर आपकी करेंसी स्ट्रांग होगी आपका एक्सपोर्ट रेवेन्यू क्यों बढ़ जाएगा? अब सोचो, कल तक अगर आपकी करेंसी जो है वो $1 के 200 रुपये में, $1 जो है 200 में कन्वर्ट होता था, ठीक है, और लोगों को जो माल था 20 यूनिट्स, वो जरा अगर वो 20 यूनिट्स खरीदते थे किसी भी चीज़ के, ठीक है ना, वो लेट सपोज 100 यूनिट्स का, तो चलो 100 यूनिट्स खरीदते थे किसी चीज़ के, तो उनको $20,000 रुपीज़ के पड़ते थे। 20,000 रुपये का माल लोगों को पहले कितने का पड़ता था टोटल? $100 का। और लोग इन इलास्टिक थे उस हवाले से, आपके मुल्क से वो माल जा रहा था, वीट या कोई ऐसा एग्रीकल्चरल आइटम जा रहा था जो जिसके बारे में लोग इन इलास्टिक को लेंगे ही लेंगे। कौन लोग? फॉरेनर्स, लाइक आपके एक्सपोर्ट की डिमांड होगी ही होगी। अब $1 जो है आपकी करेंसी स्ट्रांग हो गई है, उसके बदले 150 रुपये ही बनता है खाली, 300 मत कर देना, ज़्यादा स्ट्रांग हो, 300 रुपये का $1 तो आपकी करेंसी वीक कहलाई। अब आपकी करेंसी स्ट्रांग हो गई, मतलब अब $1 का 150 रुपये हुआ। पहले 200 रुपये में $1 आता था, अब 150 में ही $1 आ जाता है, या $1 के सिर्फ 150 मिलता है, पहले $1 के 200 रुपये मिलते थे। तो अब जो कि $1 के 150 रुपये मिल रहे हैं और आपने 100 यूनिट्स खरीदने हैं, 20,000 रुपये के पे करना है, 20,000 रुपीज़, ठीक है ना।
पे तो 20,000 रुपये करना है, लेकिन $1 जो है वो 150 का है, तो 20,000 रुपये पे करने के लिए डॉलर कितने बनेंगे? $133। अब वो जो पहले $100 में आ जाता था माल, अब वो $133 का आएगा। तो क्या लोग लेंगे क्योंकि वो इन इलास्टिक, और इन इलास्टिक क्योंकि लोग हैं आपकी प्रोडक्ट को लेकर, तो आपकी करेंसी स्ट्रांग होने से आपके एक्सपोर्ट रेवेन्यू में फायदा हुआ। ये $100 का एक्सपोर्ट रेवेन्यू था वो $133 पे जा चुका। क्लियर है? अच्छा, इफ पीपल आर प्राइस इलास्टिक अबाउट योर प्रोडक्ट, अगर प्राइस इलास्टिक है आपकी प्रोडक्ट को लेकर, तो आपकी करेंसी वीक होने से आपका एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ेगा। ठीक है? क्योंकि आपकी करेंसी वीक हुई तो लोगों को सस्ता पड़ रहा है आपसे मंगवाना, तो जो नहीं मंगवा रहा था वो भी मंगवा रहा है। और आपकी करेंसी अगर स्ट्रांग हो गई और लोग प्राइस इलास्टिक है आपकी प्रोडक्ट को लेकर और आपकी करेंसी स्ट्रांग हो चुकी है, तो लोगों को पहले से महंगा पड़ रहा है, और महंगा पड़ने की वजह से वो छोड़ रहे हैं प्रोडक्ट लेना, क्योंकि वो इलास्टिक है, उनके पास ऑल्टरनेटिव्स मौजूद है दूसरी प्रोडक्ट खरीदने के, दे आर इलास्टिक अबाउट योर प्रोडक्ट। क्लियर हो रही है? तो उस केस में एक्सपोर्ट रेवेन्यू विल फॉल। ठीक है? तो लुब्बे लुबाब ये है। अब आप इसको सम अप करें जरा। इंपोर्ट्स रेवेन्यू, एक्सपोर्ट्स रेवेन्यू, इंपोर्ट्स रेवेन्यू नहीं, इंपोर्ट्स एक्सपेंडिचर। आपके लिए तो एक्सपेंडिचर है ना इंपोर्ट, वो दूसरे के लिए रेवेन्यू है। आपके लिए रेवेन्यू होता है एक्सपोर्ट्स का और इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है? अब अगर आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन इलास्टिक है, सही है, और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इलास्टिक है, ठीक है, और केस है करेंसी एप्रिसिएशन का, कि आपकी करेंसी स्ट्रांग हुई है। अगर आपकी करेंसी स्ट्रांग हुई है और आप इन इलास्टिक इंपोर्ट्स को लेकर, तो स्ट्रांग करेंसी की वजह से आपके लिए चीपर तो पड़ रही है इंपोर्ट्स, लेकिन आप फिर भी ज्यादा नहीं मंगवाओगे, तो आपका इंपोर्ट एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। इंपोर्ट एक्सपेंडिचर विल फॉल, इंपोर्ट एक्सपेंडिचर विल फॉल, क्योंकि आप जो कल $100 का माल मंगवाने के लिए 20,000 रुपए देते थे, अब आपकी करेंसी स्ट्रांग हो गई है तो आप शायद 12,000 रुपए दे के ही $100 का माल मंगवा पा रहे हैं। लेकिन 12,000 में $100 का माल आ सकता, तो ऐसा नहीं है लोगों को चीपर पड़ रहा है तो और मंगवा ले, नहीं, दे आर इन इलास्टिक। वो बस दवाइयाँ हैं वो मंगवा रहे हैं, वो नहीं मंगवाएंगे और ज़्यादा। सही है? तो आपका एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर, ओ सॉरी, इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर पहले $20,000 था, सही है, अब वही सारा माल $12,000 में भी आ जाता है, क्योंकि आपकी करेंसी एप्रिशिएट हो गई, होम करेंसी, तो आपको एक्सपेंडिचर कम हुआ। ठीक है? लेकिन अगर लोग इलास्टिक है, ऐसी प्रोडक्ट्स मंगवा रहे हैं कि जिसके बारे में प्राइस इलास्टिक है, और आपके मुल्क की करेंसी एप्रिशिएट हो गई, प्राइस इलास्टिक के सवाल से मोबाइल फोन्स मंगवा रहे हैं, मोबाइल फोन्स महंगे पड़ रहे थे, लैपटॉप्स, चलो लैपटॉप्स महंगे पड़ रहे थे तो नहीं मंगवा रहे थे। गेमिंग लैपटॉप्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो तो फिर लग्जरी की तरफ कह लो थोड़ा सा, मे बी आज के दौर में बहुत सौ की नीड होगी वो, लेकिन वो लग्जरी की तरफ हम रखते हैं फिलहाल, गेमिंग लैपटॉप्स, गेमिंग पीसीज। तो लोग, बच्चे जो अपने पेरेंट्स से कह रहे हैं दिलवाएं, लेकिन वो इतना महंगा पड़ा, वो नहीं, दे आर नॉट मूविंग अबाउट दिस, कि नहीं हम नहीं ले रहे। जितने पेरेंट्स को सपोर्ट कर रहे थे वही कर रहे थे बस। लेकिन जहाँ आपकी करेंसी एप्रिशिएट हो गई तो आपको अब बाहर से मंगवाना सस्ता पड़ रहा है, तो जो पहले लोग मंगवा रहे थे सिर्फ वही नहीं मंगवाएंगे, अब और लोग इजाफी डिमांड क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसके बारे में लोग प्राइस इलास्टिक है, अगर सस्ती हुई तो और मंगवाएंगे। तो कल तक अगर लोग सिर्फ $1,000 के $100 का एक अगर पीसी था गेमिंग और 10 मंगवाते थे, ठीक है ना, तो $1,000 गेमिंग पीसी तो नहीं कह सकते इसको आप, $100 का एक, चलो बल्कि प्रैक्टिकल कर लेते मिसाल, $1,000 का अगर एक गेमिंग पीसी पड़ रहा था, तो कल तक 100 उसकी क्वांटिटी, 100 यूनिट्स डिमांडेड थे, $1,00,000 तक की
डिमांड थी आपके यहाँ पर, वो गेमिंग पीसी मंगवाते थे दूसरे ममालिक से, आपके मुल्क में आते थे वो। अब क्योंकि आपकी करेंसी ऐसी हो गई कि कल तक वो $1000 जो है ना, कल तक $1 जो है वो 200 का था, अब 150 रुपये या 100 रुपये का $1 हो गया अगर, सही है। तो कल तक $1000 जितने रुपयों में आते थे अब उतने रुपयों में शायद $2000 आ जाएंगे, सही है ना, क्योंकि $1000 लेने के लिए कल तक आपको शायद 1 लाख रुपए नहीं, बल्कि 200 का एक है ना, तो 2 लाख रुपए देने पड़ते थे तो $1000 बनते थे आपके। 2 लाख रुपए लोग देने के लिए राजी थे $1000 का माल मंगवाने के लिए, लेकिन अब 1 लाख रुपए में ही $1000 का माल आ सकता है। तो वो लोग जिनके पास खरीदने की अफोर्डेबिलिटी नहीं थी, अब वो भी ऐड हो गए खरीदने के लिए, यार तो सस्ता पड़ रहा है, तो हो सकता है वो $2000 की जगह शायद $3000 तक चला जाए एक्सपेंडिचर आपका, $1000 की जगह $2000 तक चला जाए, 3000 4000 जितना 1000 से ऊपर चला जाए एक्सपेंडिचर, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपकी करेंसी स्ट्रांग हो गई। तो स्ट्रांग होने पे अगर एक हाउस होल्ड की बात की जाए तो वो उसको 2 लाख का एक पीसी पड़ रहा था, एक बंदे को 2 लाख रुपए का एक पीसी पड़ रहा था, तो सिर्फ वो इतने लोग चंद 100 पीसीज मंगवाए जा रहे थे बस, ठीक है। लेकिन अगर लोगों को 1 लाख का एक पीसी पड़ेगा तो वो जिसका 1.5 लाख की रेंज थी, वो जिसकी 1,20,000 रुपए की रेंज थी, जो नहीं ले पा रहे थे वो भी ले पा रहे हैं, क्योंकि अब तो 1 लाख का एक पीसी पड़ रहा, सही है। तो इससे क्या हुआ, आपकी करेंसी अप्रिशिएट हुई, और ऐसी प्रोडक्ट के हवाले से जिसके बारे में आप प्राइस इलास्टिक थे, वो सस्ती पड़ने से आपका इंपोर्ट एक्सपेंडिचर राइज हो गया, सही है। ये जो मैं दोहरा रहा हूं ना, दूसरी दफा दोहरा रहा हूं सब कुछ। अब करेंसी एप्रिसिएशन को लेकर ये पूरा था, करेंसी डेप्रिसिएशन को लेकर यही पूरी बात अभी आगे करनी है मुझे, ठीक है बेटा। तो अभी करेंसी एप्रिसिएशन का ही केस है, उसमें रहते हुए इंपोर्ट्स को देख लिया 2 जावियों से, एक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब लेस देन 1 हो, मतलब लोग इन इलास्टिक हो, और लोग इलास्टिक हो इंपोर्ट्स को लेकर। जब लोग इलास्टिक होंगे इंपोर्ट्स को लेकर, तो अगर आपकी स्ट्रॉन्ग करेंसी हो गई तो आपको चीप पड़ी है बाहर की प्रोडक्ट्स, और लोग इलास्टिक के सवाल से, तो चीप होने की वजह से जो लोग नहीं भी अफोर्ड कर सकते वो भी कर रहे मंगवा रहे हैं, और माल आ रहा है, डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। तो आपकी स्ट्रॉन्ग करेंसी होने की वजह से तब जब आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 हो तो आपकी इंपोर्ट्स में इजाफा होता है, विच इज नॉट गुड फॉर अ कंट्री। जनरली अच्छी बात नहीं है कंट्री की। हाँ, तब अच्छी बात है जब वो ऐसा माल मंगवा रहे हैं जिसके जरिए प्रोड्यूस और होगा, कुछ प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। हमारी जैसी कंट्री के लिए अच्छी चीज नहीं है फिलहाल, ठीक है। क्योंकि कंज्यूमर्स गुड्स हम ज़्यादा मंगवाते हैं, और कंज्यूमर्स गुड मंगवाने से कुछ प्रोड्यूस भी नहीं होता, प्रोडक्टिविटी भी नहीं बढ़ती, तो फ़ायदा नहीं हमारे लिए। करेंसी अप्रिशिएट होना तो अच्छा है हमारे लिए, लेकिन उसका जो ऐसी चीज़ों पे खर्च होना जो कि हमारे लिए नीड्स नहीं है, लग्जरीज हैं, तो वो हमारे लिए गुड नहीं है, ठीक है। बहरहाल, और लोग अगर इन इलास्टिक हो करेंसी अप्रिसिएशन के हवाले से, तो कुछ भी हो जाए, जितनी भी सस्ती पड़े, तो वो उतना ही माल मंगवाएंगे जितना पहले मंगवा रहे थे, तो इंपोर्ट एक्सपेंडिचर ओवरऑल गिरेगा। पहले अगर वो आपको चीज़ें $1000 की पड़ रही थी, अब वो आपको $800 की, $700 की पड़ रही है, लेकिन लोग सस्ता होने की वजह से ज़्यादा नहीं मंगवा रहे, तो ओवरऑल बेनिफिट हुआ। तो पहली मिसाल के अंदर जब लोग इन इलास्टिक थे, तो अगर $1000 का माल पहले मंगवा रहे थे, तो अब वो माल अगर $700 का पड़ रहा है तो वो 700 का ही मंगवा रहे, सिर्फ इजाफी और नहीं मंगवा रहे माल। दूसरी मिसाल के अंदर जब इलास्टिक हो गए लोग, तो आपकी इंपोर्ट चीपर होने की वजह से लोग जो $1000 का माल मंगवा रहे थे, तो वो तो अब उनको $500 में ही मिलना शुरू हो गया। लेकिन लोग $500 पे रुके नहीं, फिर यार इतना सस्ता मिल रहा है, तो उससे 6 गुना ज़्यादा मंगवा लिया, जो कि टोटल इंपोर्ट बिल आपका $3000 पे चला गया, जो कि पहले $1000 पे था। वाई? बिकॉज पीपल आर इलास्टिक अबाउट इट। एक्सपोर्ट्स को लेकर क्या है, अगर एक्सपोर्ट्स करेंसी अप्रिसिएशन की बात करें, जब आपकी करेंसी इंप्रूव हो रही है, जब आपकी करेंसी स्ट्रांग हो रही हो उस वक्त, और आपकी करेंसी स्ट्रांग हो रही है, और फॉरेन मार्केट, जो फॉरेन कस्टमर जो आपकी एक्सपोर्ट्स को खरीदते हैं, वो आपकी प्रोडक्ट को लेकर इन इलास्टिक है, लेस देन 1 है, मतलब सस्ती पड़े या महंगी पड़े, जितनी मंगवा रहे उतनी ही मंगवाएंगे। तो आपकी करेंसी स्ट्रांग होने की वजह से उनको महंगा पड़ेगा, लेकिन वो क्वांटिटीज कम नहीं मंगवाएंगे, वो उतनी क्वांटिटीज फिर भी मंगवाएंगे, तो हमें ज़्यादा डॉलर मिल जाएंगे। कल तक वो
मिसाल के तौर पे $1200 में कोई माल मंगवा रहे थे, अब उनको वो $1600 का पड़ा है, कोई बात नहीं, हो फिर भी मंगवाएंगे, तो हमें अब 1200 की जगह $1600 मिल जाएंगे, तो हमारी राइज हो जाएगी एक्सपोर्ट रेवेन्यू। करेंसी अप्रिशिएट हो रही है अगर, तो एक्सपोर्ट रेवेन्यू तब राइज होगा जब लोग हमारी प्रोडक्ट के एक्सपेंसिव होने के बाद भी इनइलास्टिक है। ठीक है, करेंसी अगर अप्रिशिएट हो रही है तो हमारा एक्सपोर्ट रेवेन्यू फॉल हो सकता है जब लोग इलास्टिक है, क्योंकि हमारी करेंसी हो रही है स्ट्रांग और लोग हमारी प्रोडक्ट्स को वांट्स मतलब लग्जरी के तौर पे देख रहे हैं। हमारी करेंसी स्ट्रांग होने की वजह से दुनिया भर के लोगों के लिए वो चीज प्रोडक्ट हमारी बहुत महंगी पड़ रही है। अब पहले वो $1200 में आ जाती थी, अब उनको $1600 देने पड़ जाएंगे इस प्रोडक्ट के लिए। तो कह रहे नहीं, वैसे भी क्या है, दूसरे उसके पड़ोसी ममालिक से आसपास दूसरे ऑल्टरनेटिव्स हम खुद ही मैन्युफैक्चर कर लेंगे, इसमें कोई बहुत ज़्यादा जो है ना बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इस प्रोडक्ट के अंदर। तो पीपल आर इलास्टिक अबाउट इट, तो वो $1200 की भी अब नहीं मंगवा रहे, खुद ही बनाना शुरू कर दिया, तो हमारा एक्सपोर्ट रेवेन्यू इवन फॉल हो गया। ठीक है, अब इसी सारी मिसाल को इसी तरह से देखना है करेंसी डेप्रिसिएशन के केस में। ठीक है भाई, इफ द केस इज अबाउट करेंसी डेप्रिसिएशन। और यहां इसके बाद जब ये गौर से देखना, इसके बाद आपका 360 डिग्री मुकम्मल हो जाएगा, समझ लो इस बात को लेकर। अगर आपकी करेंसी वीक हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है, ठीक है, करेंसी डेप्रिशिएट्स, अगर आपकी लोकल पीकेआर डेप्रिशिएट हो गया, लेट्स सपोज, मतलब वैल्यू में गिर गया, अगर पीकेआर वैल्यू में गिर गया तो आपका जनरली क्या होगा, जो माल बिक रहा था अगर उतना ही बिके तो आपकी करेंसी वीक होने की वजह से लोगों को अब कम डॉलर में आपका माल खरीद सकते हैं। ठीक है, अब वो कम डॉलर में आपका माल खरीद सकते, उतना ही माल बिके, तो इसमें तो आपका एक्सपोर्ट रेवेन्यू गिर गया, क्योंकि लोग और ज्यादा माल ही नहीं खरीद रहे। वाई? बिकॉज देयर इन इलास्टिक, एक्सपोर्ट रेवेन्यू फॉल होगा। अगर आपकी करेंसी वीक हो गई, कल तक लोगों को $1000 देने पड़ते थे आपसे सर्टेन क्वांटिटीज खरीदने के लिए, लेकिन अब आपकी वीक करेंसी हो गई है, अब फॉर एग्जाम्पल 20,000 रुपए का लोगों को माल खरीदने के लिए $1000 देने पड़ते थे कल तक, अब लोगों 20,000 नहीं 2 लाख की मिसाल थे, चलो सॉरी अगेन, अगर फॉर एग्जाम्पल लोगों को 2 लाख रुपए दे के $1000 का माल पहले मिल जाता था, ठीक है, $1000 देते थे, 2 लाख में कन्वर्ट होता था, विल रीडू, ओके फाइन, फिर गलत बोला, लेट सपोज लोगों को 2 लाख रुपए का माल खरीदना है, दुनिया भर के लोगों को हमसे, तो वो पहले $1000 देते थे तो 2 लाख का माल मिल जाता था उनको। अब हमारी करेंसी हो गई है वीक, अब वो सिर्फ $500 देते हैं और उनको 2 लाख का माल मिल जाता है, तो उनको इतना चीप पड़ने पे तो और ज्यादा खरीदना चाहिए, जो नहीं खरीदता था पहले उसने भी खरीदना चाहिए, लेकिन दे आर इन इलास्टिक अबाउट इट, कि नहीं वो माल ऐसा है कि और नहीं चाहिए, जितना चाहिए था बस मिल रहा है, तो 1000 का आता तो $1000 दे देते, 500 का आता तो $500 देते। तो उल्टा इससे हमारा क्या हो रहा, हमारा एक्सपोर्ट रेवेन्यू फॉल हो रहा है। ठीक है, वीक करेंसी है और वीक होने की वजह से लोगों को चीप पड़ रहा है, फिर भी लोग उतना ही खरीदते हैं जितना खरीद रहे थे, तो पहले $1000 आ रहे थे, अब तो और कम डॉलर्स आ रहे हैं, क्लियर है। लेकिन अगर लोग इलास्टिक है उस हवाले से, ठीक है, कि उनको 2 लाख रुपए का माल मिलता था $1000 दे के, अब वो उनको जो है वो $1000 में 2 लाख क्या 4 लाख तक का भी माल मिल सकता है, और ये देख के और भी उनके लोगों के दरमियान मोटिवेशन आ सकते हैं, ओके फाइन ये तो चीप पड़ रही है प्रोडक्ट, ये कौन सी हो सकती है, ये वांट्स टाइप की प्रोडक्ट हो सकती है जिसके बारे में इलास्टिक होते हैं, तो हो सकता है 1000 भी क्या हो सकता है वो $3000 तक का माल खरीद ले, क्योंकि हमारी करेंसी वीक हो गई, उनके लिए चीप पड़ रहा है। ठीक है, तो उस तरह से जो है आपका एक्सपोर्ट रेवेन्यू वीक करेंसी होते हुए आपकी करेंसी वीक हो गई और लोग प्राइस इलास्टिक है, तो फॉरेन बायर्स आपसे और क्वांटिटीज खरीदेंगे, आपका एक्सपोर्ट रेवेन्यू राइज हो रहा है। सही, इंपोर्ट्स में देखो, अगर आपकी करेंसी वीक हो गई और जो आप इंपोर्ट कर रहे थे वो आपको एक्सपेंसिव पड़ रहा है, सही, आपकी करेंसी वीक हो गई है, जो आप इंपोर्ट कर रहे थे वो आपको एक्सपेंसिव पड़ रहा है ना अब ज्यादा, लेकिन आपको मंगवाना पड़ रहा है, यू आर इन इलास्टिक अबाउट इट, तो आपका एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर जो है वो राइज हो जाएगा, कि चाहे एक्सपेंसिव पड़ रहा है फिर भी मंगवाना पड़ रहा है उतने यूनिट्स, वरना तो क्या होता, एक्सपेंसिव पड़ रहा है तो मंगवाना ही छोड़ दिया, मंगवाना छोड़ देते तो क्या इंपोर्ट एक्सपेंडिचर फॉल होता,
सही ना, महंगा पड़ा तो मंगवाना छोड़ दिया, खुद ही लोकली प्रोड्यूस किया। लेकिन लोकल प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी नहीं, आपके पास लैंड, लेबर, कैपिटल, एक्सपर्टीज कुछ भी नहीं है लोकल प्रोडक्शन का, और वो वहाँ से मंगवाना है जो मंगवाना पड़ना है, तो फिर आपका इम्पोर्ट का एक्सपेंडिचर है वो राइज हो जाएगा। तो और महंगा पड़ रहा है तो क्या हुआ, मंगवाएंगे तो सही फिर भी, बिकॉज वी आर इन इलास्टिक, हमारे पास कोई और चारा नहीं है। सही। इसके बाद जब आप ये देखेंगे तो आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं अगर आपका एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट होता है। फ्लक्चुएट होता है मतलब या तो एप्रिशिएट होता है या डेप्रिशिएट होता है। अगर एक्सचेंज रेट एप्रिशिएट होता है तो उसके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अगर करेंसी आपका रेट जो है, फॉरेक्स रेट जो है वो डेप्रिशिएट होता है तो उसके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। इसका जवाब देते हुए आप कहोगे ये डिपेंड करता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले एक्सपोर्ट्स की बात कर रहा है। एक्सपोर्ट्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। अगर आपकी मिसाल के तौर पे करेंसी एप्रिशिएट हुई, क्या लिखा हुआ है, अगर आपकी करेंसी एप्रिशिएट हुई, ठीक है, तो एक्सपोर्ट की हेडिंग पे है अभी, ठीक है ना। तो एक्सपोर्ट्स की हेडिंग में रहते हुए यहां पर लिखा है कि अगर हमारी करेंसी एप्रिशिएट हो रही है, और एक्सपोर्ट्स की हेडिंग में रहते हुए यहां पर लिखा है कहां गया ये, एक मिनट, हाँ सॉरी, ठीक है। अगर एक्सपोर्ट्स की हेडिंग में रहते हुए पहले यहाँ पर देखेंगे आप कि अगर आपकी करेंसी एप्रिशिएट हो रही है और आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, ठीक है, तो क्या फ़र्क आएगा। अगर एक्सपोर्ट्स के ऊपर फ़र्क देख रहा है और करेंसी आपकी एप्रिशिएट हो रही है तो वो कुछ यूँ आएगा कि आपकी आम तौर पे क्या होता है, जब आपकी करेंसी एप्रिशिएट हो जाती है तो लोगों के लिए महंगा पड़ता है, तो वो आपकी डिमांड नहीं करेंगे प्रोडक्ट्स की और आपके एक्सपोर्ट्स गिर जाएंगे। लेकिन अगर लोग अगर लोग इनइलास्टिक हुए तो आपकी एप्रिशिएटिंग करेंसी होने के बावजूद, लोगों को महंगा पड़ने के बावजूद, वो जो डिमांड है आपकी एक्सपोर्ट्स की वो इतनी कम नहीं करेंगे, वो आपसे मंगवाएंगे माल। इसीलिए लिखा है कि अगर इफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ एक्सपोर्ट्स इज लेस देन 1, मतलब इन इलास्टिसिटी है, तो करेंसी एप्रिशिएट होने का जो नतीजा है विल रिजल्ट इन लेसर डिक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स, कि आपकी करेंसी एप्रिशिएट होने के नतीजे में जो एक्सपोर्ट डिक्रीज होनी थी वो इतनी नहीं डिक्रीज होंगी जितने की आपकी करेंसी बढ़ गई। सही है, इसको गौर करके ही पढ़ना है एक एक पॉइंट को, और मैं एक एक पॉइंट को इसीलिए बार बार दोहरा रहा हूं, इट्स नॉट गोना बी फ्रेश फॉर अ वाइल, ये बातें रिपीट ही होती जा रही हैं, लेकिन आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि वो आपको उसी तरीके से पहुंचे जो मैं चाह रहा हूं। लेट्स से इट अगेन। दूसरी बात, अगर आप एक एक्सपोर्टिंग कंट्री हैं, डेप्रिशिएट हो रही है आपकी करेंसी, तो मतलब सबके लिए आपका माल चीपर है। आपका माल चीपर होने की वजह से आपका एक्सपोर्ट रेवेन्यू आमतौर पे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब आपकी चीप पड़ेगी लोगों को प्रोडक्ट्स, तो और लोग क्वांटिटीज मंगवाएंगे। आमतौर पे वो चीजें जो वांट बेस्ड होती है ना, जिसके बारे में लोग प्राइस इलास्टिक होते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो और ज्यादा डिमांड करेंगे आपसे। तो आपकी करेंसी वीक होने की वजह से आपकी चीजें उन सबके लिए चीप हो गई, और वो आपकी प्रोडक्ट्स को लेकर प्राइस इलास्टिक है, तो चीप होने की वजह से वो ज्यादा क्वांटिटीज डिमांड करेंगे, एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ जाएगा। लेकिन हाउएवर अगर आपके एक्सपोर्ट्स उस नौयत की है जिसके बारे में लोग इलास्टिक है, तो आपकी करेंसी डेप्रिसिएशन की वजह से लोगों को आपका माल सस्ता पड़ना है, कोई बात नहीं, उसके बावजूद वो कम पैसे दे के उतना ही लेंगे, तो वो उल्टा था, आपका एक्सपोर्ट रेवेन्यू गिर गया, तो आपका इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स इतना नहीं हुआ। क्लियर है, तो आपका एक्सपोर्ट रेवेन्यू भी गिरा। इसी तरह से अगर आप इलास्टिक की मिसालें, ऊपर पीछे दोनों इन इलास्टिक की मिसाल लेते हैं एक्सपोर्ट्स को लेकर, ठीक है। इसी तरह से एक्सपोर्ट्स को लेकर इलास्टिक की मिसाल लेते हैं कि अगर आपकी करेंसी एप्रिशिएट हो रही है, मतलब आपकी करेंसी स्ट्रांग हो रही है, तो सबके लिए आपका माल महंगा पड़ रहा है। महंगा पड़ रहा है और लोगों के हवाले से इलास्टिक है, तो महंगा पड़ने की वजह से आपसे लेना ही छोड़ दिया उन्होंने। तो आप सोचते ना मेरी करेंसी स्ट्रांग हो गई है तो अब तो और रेवेन्यू मिलेगा मुझे, नो, लोगों ने लेना ही छोड़ दिया, बिकॉज दे आर इलास्टिक अबाउट योर प्रोडक्ट। हाँ, अगर आपकी करेंसी वीक हो रही है तब भी लोग आपके प्रोडक्ट को लेकर इलास्टिक है, तो वीक करेंसी है तो अब सबकी नजर इस तरफ आ जाएंगे, वो ये तो बड़ा चीप में मिल रहा है माल, तो वो आपसे लेना शुरू हो जाएंगे। ठीक है,
ये इकोनॉमिक्स के अंदर ये आप पढ़ते हैं जिस टॉपिक के अंदर, वो टॉपिक कहलाता है मार्शल लर्नर कंडीशन। आप आगे जाके अपनी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर जाके इसको मार्शल लर्नर कंडीशन के अंदर पढ़ेंगे कि क्या आपकी करेंसी वीक होने से एक्सपोर्ट अच्छी हो जाती है या बुरी हो जाती है, या इंपोर्ट्स अच्छी हो जाती है या बुरी हो जाती है। वो कहता है डिपेंड करता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर। ठीक है, मतलब डिपेंड करता है किस नौयत की प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हो। इंपोर्ट्स के ऊपर भी यही 4 पॉइंट इसी तरह से सही है कि अगर आप कहीं से माल इंपोर्ट करा रहे हो, आप उसके बारे में इन इलास्टिक हो, तो आपकी करेंसी वीक हो गई तो माल महंगा पड़ेगा। महंगा पड़ने के बावजूद आप मंगवाओगे वो उतना ही जितना मंगवा रहे थे, तो इंपोर्ट एक्सपेंडिचर बढ़ गया। आपकी करेंसी वीक हो गई, माल महंगा पड़ रहा है, माल महंगा पड़ा है और आप उसके हवाले से इलास्टिक हो, तो आप मंगवाना छोड़ दोगे। तो उस केस में करेंसी वीक होने पे माल महंगा पड़ने के केस में आप मंगवाना छोड़ दोगे तो आपका इंपोर्ट एक्सपेंडिचर गिर जाएगा। लेकिन आपके पास कोई और चारा नहीं है, मंगवाना ही मंगवाना, तो महंगा पड़ने के बावजूद मंगवा रहे हो, तो पहले जो इंपोर्ट एक्सपेंडिचर होता था उससे भी ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपेंडिचर हो गया क्योंकि करेंसी वीक है। पाकिस्तान के साथ यही केस है क्योंकि पाकिस्तान ऑयल प्रोड्यूस करता है, ऑयल इंपोर्ट करता है क्योंकि हमारा पूरा नहीं होता। ठीक है, और पाकिस्तान इज इनइलास्टिक अबाउट इट, सो दैट्स व्हाई हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता चला जाता है। ठीक है, वीक करेंसी होने की वजह से। करेंसी अप्रिशिएट हो रही है तो हमारी करेंसी स्ट्रांग हो रही है। स्ट्रांग हो रही है तो अब हम ज़्यादा मंगवा सकते हैं, लेकिन नहीं मंगवाना हमें ज़्यादा, जितना मंगवाना था उतना ही मंगवा रहे हैं। वी आर इन इलास्टिक अबाउट इट। तो हमारा इंपोर्ट एक्सपेंडिचर गिर गया कि अब तो कम पैसों में ही आ जाता है वो सारा माल, उससे ज़्यादा मंगवाना नहीं है। लेकिन अगर हमारी करेंसी अप्रिशिएट हो रही है एंड वी आर इलास्टिक अबाउट इट, गाड़ियाँ पहले हम इंपोर्ट नहीं करते थे लेकिन अब हमारी करेंसी स्ट्रांग हो गई है तो गाड़ी अब सस्ती पड़ी है तो लोगों ने लोकल लेना छोड़ दिया, अब इंपोर्ट कराते अच्छी क्वालिटी की गाड़ी आ रही है तो सब उस चीज़ पे भागे। तो स्ट्रांग करेंसी होने पे आप खुश हो गए कि अब तो सस्ता पड़ता है ना बाहर से माल। तो पहले 500 गाड़ियाँ मिसाल के तौर पे $50,000 कह रहा हूँ, 500 गाड़ियाँ लेट सपोज पहले $500,000 पे आती थी। ठीक है, अब 500 गाड़ियाँ $300,000 में ही आ जाएंगी, $2 लाख कम में आ जाएंगी। गवर्नमेंट भी खुश, लेकिन लोगों ने कहा इतनी सस्ती पड़ रही है तो सबने ही मंगवाना शुरू कर दी। तो पहले तो फिर $5 लाख की आती थी, अब इस करेंसी स्ट्रांग होने की वजह से हमने सोचा कि उतनी गाड़ियाँ आएंगी तो $3 लाख में आ जाएंगी, लेकिन नहीं, लोगों ने तो और डिमांड की। इतनी चीप मिल रही है तो 8 या 9 लाख डॉलर्स तक आपका इंपोर्ट बिल पहुंच गया। दिस इज द केस ऑफ इलास्टिसिटी के वक्त जब आपकी करेंसी स्ट्रांग होती है तो आपका नुकसान है। ठीक है, ये आप पूरा पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। और उसी से रिलेटेड आपका ये ट्रेड बैलेंस वाला पैराग्राफ है, क्योंकि आपकी करेंसी फ्लक्चुएशंस की वजह से आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर फर्क आता है और उसी के बलबूते पर ट्रेड बैलेंस ऊपर नीचे होती है। ठीक है, अब एक कंट्री लेट सपोज उसकी एक्सपोर्ट्स इलास्टिक है, ठीक है, और इंपोर्ट्स इन इलास्टिक है। एक्सपोर्ट्स इलास्टिक है, इंपोर्ट्स इन इलास्टिक है, सही है। वो कंट्री की करेंसी हो जाती है चीप, या एक्सपोर्ट्स भी इन इलास्टिक है, ज़्यादा अच्छा ये होगा, एक्सपोर्ट्स भी इन इलास्टिक है और इंपोर्ट्स भी इन इलास्टिक है, और वो करेंसी की वो उस कंट्री की करेंसी हो जाती है वीक। तो वीकर करेंसी की वजह से एक्सपोर्ट बढ़ नहीं जाएंगे क्योंकि इन इलास्टिक है, तो एक्सपोर्ट्स के अंदर फॉल आएगा। और वीकर करेंसी की वजह से इंपोर्ट्स महंगी पड़ रही है, इंपोर्ट्स भी नहीं गिर रही, महंगी पड़ी है फिर भी लोग खरीदे क्योंकि उसमें भी इन इलास्टिक है, दोनों ही इन इलास्टिक है। ठीक है ना, तो इंपोर्ट्स और महंगी पड़ जाएंगी। तो चीप करेंसी होने की वजह से एक्सपोर्ट रेवेन्यू गिर गया क्योंकि लोग इन इलास्टिक थे उस हवाले से, और चीप करेंसी होने की वजह से इंपोर्ट्स और एक्सपेंसिव पड़ रही है लेकिन मंगवानी पड़ी क्योंकि आप भी इन इलास्टिक हो अबाउट दिस। तो ओवरऑल आपके ऊपर इंपैक्ट क्या आया, नुकसान में ही चलेगा, आप डेफिसिट बढ़ गया। ट्रेड बैलेंस क्या हुआ कि आपका डेफिसिट बढ़ गया। पहले जो आपकी एक्सपोर्ट्स होती थी उससे कम हो गई एक्सपोर्ट्स, और पहले जो इंपोर्ट्स होती थी उससे बढ़ गई आपकी इंपोर्ट्स। ठीक है, पहले आपके $100 जब माल बेचते थे तो $100 कमा पा रहे थे, अब चीप करेंसी हो गई लेकिन लोग ज़्यादा डिमांड ही नहीं कर रहे तो अब $60 कमा पा रहे हो सिर्फ 100 की जगह। और पहले आप क्योंकि आपकी चीप करेंसी हो गई तो मिसाल के तौर पे $50 में इंपोर्ट कर पा रहे थे माल, पर अब वो माल आपको बड़ा एक्सपेंसिव पड़ रहा है, अब आपको शायद $70 तक में नहीं, अब वो $50 में इंपोर्ट हो रहा होगा, या चलो क्योंकि आपकी वीक करेंसी हुई है तो $50 में, लेकिन आपको इन रुपीज़ वो बहुत महंगा पड़ रहा है। पहले $50 इन रुपीज़ आपको बहुत
कम के पड़ते थे, अब वो 50 रुपीज़ बहुत महंगे पड़ रहे। तो आपका ओवरऑल जो है ना, ये मैंने यहाँ पर जो बताना चाह रहा था, बहरहाल आपका ओवरऑल ट्रेड बैलेंस पर ऊपर नुकसान ही पहुँचता है इससे। फिर एक मैंने एक खाली केस दिया है उसमें, बाकी कुछ केस ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपकी ट्रेड बैलेंस के अंदर फ़ायदा पहुँचे, कि जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उस हवाले से लोग जो है वो इलास्टिक हो, कि चीप करेंसी है तो लोग ख़रीदे जा रहे हैं आपसे माल, और लोग आपके जो इंपोर्ट्स कर रहे हो उस हवाले से भी इलास्टिक हो, कि चीप करेंसी है तो महंगा मिल रहा है तो अब लेना छोड़ दिया। तो चीप करेंसी और इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों पे इलास्टिक है, तो जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो ज़्यादा बिकेगा और जो इंपोर्ट हो रहा है लेना छोड़ दोगे, बिकॉज यू आर इलास्टिक अबाउट इट। क्लियर है? तो कॉन्सिक्वेंसेस हम पढ़ रहे थे एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन के कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर रहते हुए। फिर मजीद हम आगे बढ़े तो यहाँ पर आया इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। जब आपकी किसी भी वजह से आपका फ्लक्चुएट होता है करेंसी लेट्स सपोज आपकी वीक हो गई और आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई, क्योंकि लोग इलास्टिक से आपके प्रोडक्ट को लेकर, आपकी करेंसी वीक हो गई और लोगों ने आपके एक्सपोर्ट्स की डिमांड कर दी ज़्यादा, तो आपके वो बिजनेसेस आपके मुल्क में जो एक्सपोर्ट करते हैं प्रोडक्ट्स, वो बिजनेसेस की जो है फैसिलिटीज़ में अब इजाफा हो जाएगा, लोगों को और जॉब्स मिलेंगी वहाँ, तो इकोनॉमिक ग्रोथ वहाँ हुई। लेकिन आपकी अगर इंपोर्ट्स में इजाफा हो गया, क्योंकि इंपोर्ट्स आपको चीप पड़ रही हैं, क्योंकि आपकी करेंसी स्ट्रांग हो गई और इंपोर्ट चीप पड़ना शुरू हो जाए, तो इस फ्लक्चुएशन से क्या होगा, अब लोग इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे। अगर लोग इलास्टिक है इंपोर्ट्स को लेकर, मतलब इन इलास्टिक का केस नहीं है, तो चीपर इंपोर्ट्स की वजह से लोग ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे, तो लोकल बिजनेसेस कम्पीट नहीं कर पाएंगे। गवर्नमेंट आएगी, गवर्नमेंट फिर कस्टम ड्यूटी और सब लगा के फिर महंगा कर दी, वो एक अलग केस है, लेकिन अभी गवर्नमेंट बगैर सोचो तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट में ऐसे फर्क पड़ता है। तो लोकल बिजनेसेस अगर वो कम्पीट नहीं कर पाए फॉरेन प्रोडक्ट को तो बंद होंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगी फिर वहाँ, ठीक है ना, इंपोर्ट से कम्पीट ना कर पाए तो। इन्फ्लेशनरी प्रेशर, अगर आप कोई ऐसी चीज़ बाहर से मंगवा रहे हो जो कि मजबूरन मंगवानी ही मंगवानी है और आपकी करेंसी हो गई वीक, तो आपको फिर भी मंगवानी, वो आपको महंगी पड़ रही है, और जब महंगी पड़ रही है तो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन कि महंगी पड़ेगी, तो फिर यहाँ भी वो महंगी बिकेगी या इस्तेमाल होगी तो महंगी पड़ेगी। तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर मतलब इन्फ्लेशन होता है, करेंसी फ्लक्चुएशन का एक नतीजा इन्फ्लेशन होता है। करेंसी फ्लक्चुएशन का एक नतीजा है बिजनेस का कॉन्फिडेंस। इन्वेस्टर का इन्वेस्ट करना चाहता है, वो सोचता है कि यार बड़ी वॉलेटाइल करेंसी है, बहुत ही अप एंड डाउन होती है, तो कोई स्टेबिलिटी है ही नहीं मार्केट की। तो इन्वेस्टर कहता है कि यार आज तो अगर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इन्वेस्ट करना, कि इनकी करेंसी मेरी फेवर में होगी अगर आज मैं इन्वेस्ट करता हूँ, लेकिन कल को फ्लक्चुएट हो गई तो, क्योंकि इतना स्पीडीली फ्लक्चुएट हो रही है। अब चाइना जैसी करेंसी वो स्टेबल रहती है, एक बैंड के अंदर रहती है, 1% इधर उधर हो सकती है, वहाँ पर इन्वेस्टर फुल कॉन्फिडेंस से इन्वेस्ट करेगा। या ऐसे जितने भी दीगर कई सारे ममालिक, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में बहुत जो है वो सारे, उनकी भी जो है ना एक रेंज में ही रहती है करेंसी, तो वहाँ पर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस होता है कि यहाँ पर पैसे लगाएंगे तो उनको पता होता है क्या रिलायबल है। वो ये भी नहीं चाह रहा होता इन्वेस्टर के छक्के लग रहे हो, उसको ये ऑप्शन देना, कभी छक्का भी लग सकता है, कभी आउट भी हो सकते हो, कभी बहुत फेवर में चली जाएगी लेकिन कभी बहुत नुकसान में, कहेगा नहीं भले कभी छक्का ना लगे, बस ये हो रिलायबल हो जो भी हो। सोच समझ के, मैं तुक्कों पे या मैं बैट लगाने नहीं आया हूँ यहाँ पर, सही है, मैं एक इन्वेस्टमेंट लेके आया तो मुझे रिलायबिलिटी चाहिए, भले मेरा रिटर्न का परसेंटेज जो है ना इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न 30-40% ना हो, भले 5 to 10% हो, लेकिन वो स्टेबिलिटी होनी चाहिए उसमें। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस तब आता है, करेंसी फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो रही है तो उसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस कम हो जाता है।